अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका वेटेज यूपीएससी ईपीएफओ में बहुत ज़्यादा हाई है और यूपीएससी भी इसका वेटेज कम नहीं कर रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है ईपीएफओ के एग्ज़ाम में। और यहाँ तक कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसको अंडर प्रिपेयर करके चले जाते हैं, या जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं वो इससे डरते हैं। इसके वजह से अकाउंटिंग आपका वो एज हो सकता है जो आपको सिलेक्शन तक ले जा सकता है। इसलिए इसको अंडर प्रिपेयर नहीं करके जाना है। ये आपको कंपटीशन में एज दे रहा है, आपके सिलेक्शन का रीज़न बन सकता है अकाउंटिंग। और ये बहुत टफ भी नहीं है, ये लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप लॉजिक लगाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए अकाउंटिंग की जितनी भी क्लासेस हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और ये आपको सारी करनी है शुरू से लेके एंड तक। जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर के, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अगर आपने बेसिक चैप्टर्स नहीं किए अकाउंटिंग के, आपको अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं आता है, शुरू के जो चैप्टर्स हैं जैसे कि आपके लेजर अकाउंट है, जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये सब चैप्टर्स भी आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो इसकी पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं अभ्यास सीरीज में, तो वो भी आपको देखनी है। आज की जो क्लास है वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। एग्जाम के लिए प्रैक्टिस तो हो ही रही है, लेकिन अगर आपने कॉमर्स नहीं भी पढ़ी है कभी, तो भी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक देखना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस ईपीएफओ एग्जाम की एक गाइड बुक के बारे में बता देता हूँ, विच वी आर प्रोवाइडिंग यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ईपीएफओ की गाइड बुक आपको हम फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ये गाइड बुक में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन ईपीएफओ के बारे में एक जगह पे मिल जाएगी। दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। जैसे कि आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा, यहाँ तक कि सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे इसी गाइड बुक में। ठीक है, तो ये आपको फ्रीली डाउनलोड कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मेरी बात ध्यान से समझिए। कंपनीज जो होती हैं इन सबको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। उस फॉर्मेट को बोलते हैं शेड्यूल 3, टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल 3। अब उसी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 129 में ही बात की गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होनी चाहिए, कैसी प्रिपेयर करनी है कंपनीज को। ये बात कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 129 में लिखी गई है कि कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी कैसी बनानी चाहिए और क्या क्या फॉलो करना है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे और शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी बातें सेक्शन 129 में लिखी गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये सेक्शन 129 में जो बातें लिखी गई है ना, ये किन कंपनीज में अप्लाई नहीं होती हैं, किन कंपनीज में अप्लाई नहीं होती है। ऑप्शन पढ़ रहा हूं आपके लिए मैं। ए ऑप्शन सेज इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी engaged in the generation of supply of electricity. B option says 1% company, small company and dormant company. C option says companies whose equity or debt securities are listed. D option says non-banking financial companies. अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझिए। सेक्शन 129 इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई नहीं होता है, उसका रीजन है क्यों, और बैंकिंग कंपनी में भी अप्लाई नहीं होता है क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और अदर जो सिमिलर टाइप की कंपनीज होती हैं स्पेसिफिक, इनके लिए अलग से एक्ट होता है। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है बैंकिंग कंपनीज के लिए, इंश्योरेंस के लिए अपना एक्ट है, तो वो उनकी बात मानेंगे ना। कंपनीज एक्ट 2013 की बात क्यों मानेंगे ये सब कंपनीज। तो सेक्शन 129 इन पे अप्लाई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही है। लेकिन जो बी ऑप्शन है 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये सारों में, इन सारे की सारी जो कंपनीज हैं इन सारों में अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 129 भी। तो ये आंसर नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है जिसके इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, ये तो और बड़ी कंपनीज हो गई है, तो ये कंपनीज ही, तो कंपनीज में तो कंपनीज एक्ट अप्लाई हो गई ना, लॉजिकल है। डी ऑप्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन पे भी अप्लाई होता है क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो उन पे भी अप्लाई होता है। बात समझ में आ गई। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 129 इन पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन सेक्शन 129 है क्या, इसको मैं डिटेल में आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
क्या लिखा है सेक्शन 129 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी बनाएगी वो फेयर और ट्रू होना चाहिए। वो सिचुएशन, कंपनी की जो सिचुएशंस है उसको ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बताता है सेक्शन 129 का पहला सब सेक्शन। बात समझ में आ गई कि कोई भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो वो ऑब्जेक्टिव मैनर में बनाओ, वो वेरीफेबल हो, मतलब वो अपने मन से ना बना दो, जो डॉक्यूमेंट आपको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाओ, जो आपके पास प्रूफ है, एविडेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाओ। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कंप्लाई विद द नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड इन द सेक्शन 133। ये साफ साफ बोल रहा है सेक्शन 129 आपका कि कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मानेंगी। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मानेंगी? जो कि मेंशन्ड हैं, जो कि नोटिफाइड किए गए हैं सेक्शन 133 में, सेक्शन 133 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ नोटिफाइड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग नोटिफाइड करते हैं? सेक्शन 133 में नोटिफाइड हैं वो, ठीक है। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं? देखो, प्राइमरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है, और आपका आ गया नोट्स टू अकाउंट जिसको हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बोलते हैं, और फिफ्थ है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। जो प्राइमरी हैं वो 3 हैं, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। बात समझ में आती है? सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पे कंपनीज को शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल 3 इज दी फॉर्मेट। शेड्यूल 3 एक फॉर्मेट होता है कि इसी फॉर्मेट में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, इसी फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब ये फॉर्मेट भी ना, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट भी अलग अलग होता है अलग अलग टाइप की कंपनीज के लिए, और अलग अलग टाइप की कंपनीज को टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं डिवीजन 1 कंपनी, डिवीजन 2 कंपनी एंड डिवीजन 3 कंपनी। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये क्या होती हैं डिवीजन 1, 2 और 3 कंपनीज? तो डोंट वरी, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन 1 कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, डिवीजन 2 कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, और डिवीजन 3 में कौन कौन सी आती है। बट आपके कोर्स के हिसाब से जो आपको शेड्यूल याद रखना है, जो फॉर्मेट आपको याद रखना है, वो सिर्फ डिवीजन 1 कंपनी का शेड्यूल 3 याद रखना है, बाकियों का नहीं याद रखना है, ठीक है। बट हम पढ़ेंगे कि डिवीजन 1 में कौन सा आता है, डिवीजन 2 में कौन सा आता है, डिवीजन 3 में कौन सा आता है, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि जब एसोसिएट्स कंपनी होती है किसी कंपनी की, या उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो उनकी मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो ये 4 पॉइंट आ गए आपके सेक्शन 129 में। बात समझ में आती है? बड़ा इजी था, ठीक है। आंसर तो आपको मैंने पहले बता दिया कि सेक्शन 129 बैंकिंग कंपनी में अप्लाई नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई नहीं होगा, और बाकी सिमिलर कंपनीज में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट? ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आपको पता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, जो आपके फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस नहीं होते, जो बड़े बड़े एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके फ्रीक्वेंट होते हैं, नेचर में बार बार होते रहते हैं। और एक और पहचान है इसकी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो आप बैलेंस शीट में उतारते हो। कहाँ उतारते हो आप? बैलेंस शीट में उतारते हो, असेट साइड में। अगर आपने प्लांट खरीदा तो आप उसको असेट साइड में रखोगे ना, और अगर आपने मान लो सैलरी दी ऑफिस स्टाफ को तो उसको आप कहाँ रखोगे? पीएल अकाउंट के एक्सपेंस में रखोगे। तो ऑफिस की सैलरी, जो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ में जो काम कर रहे हैं उनको जो आपने सैलरीज दी वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया, पीएल अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन आपने जो प्लांट खरीदा है वो आपका बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगा और वो आपके असेट में ऐड हो जाएगा। बात समझ में आती है? इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एक्विजिशन जब आपने किया प्लांट का, जब आपने प्लांट को खरीदा तो कौन कौन से एक्सपेंस उसके अंदर आप काउंट नहीं करोगे, उसके अंदर आप काउंट नहीं करोगे। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बताना है, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्लांट के अंदर हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉलेशन चार्ज, सी ऑप्शन है परचेज प्राइस ऑफ प्लांट, डी ऑप्शन है डिलीवरी चार्जेस ऑफ प्लांट। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझिए। जो आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, भाई आपने मशीन खरीदी, आप मशीन खरीद के इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप उसको यूज ही कैसे कर पाओगे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मशीनरी की कॉस्ट में, एक्विजिशन कॉस्ट में प्लांट के या मशीनरी के, वो सारी कॉस्ट आप इंक्लूड करते हो
जो आपने किया है उसको यूज करने के पहले, मतलब जब वो यूज करने की कंडीशन में आ जाए उस पॉइंट तक और उस लोकेशन तक, जिस लोकेशन में आपको यूज करना है उस लोकेशन और उस पॉइंट तक जो भी आपने एक्सपेंस किए हैं, सारे के सारे एक्सपेंस आप प्लांट में डालोगे, सारे के सारे एक्सपेंस आप असेट में डालोगे बैलेंस शीट के। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो भाई इंस्टॉलेशन करना तो जरूरी है ना, वरना कंपनी यूज कैसे करेगी कंपनी उसको, आपके प्लांट को, असेट को। तो इसलिए इंस्टॉलेशन चार्जेस को इंक्लूड करते हैं हम एक्विजिशन ऑफ प्लांट में, मतलब इसको प्लांट के ही कॉस्ट में रखते हैं बैलेंस शीट में, इसको इंक्लूड करोगे। परचेज प्राइस को तो ऑब्वियसली करोगे, इस पे ही आप खरीद रहे हो अपने प्लांट को। डिलीवरी चार्जेस, अब अगर प्लांट आपके लोकेशन में आएगा नहीं तो मैनेजमेंट इसको यूज कैसे कर पाएगा? और मैंने आपको बताया था कि यूजेबल लोकेशन और यूजेबल कंडीशन तक जब तक आप उस प्लांट को ना ले आओ तब तक जो भी कॉस्ट है, सारी की सारी कॉस्ट आपकी प्लांट की कॉस्ट में जुड़ जाती है। बट लॉजिकल है ना, बहुत सारे लॉजिकल चीजें इसमें। अरे आप अमेजोन से कुछ मंगाओगे पेंसिल वगैरह, डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे ना, वही चीज़ है। तो ये सारी की सारी कॉस्ट प्लांट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो तब लगेगा ना जब 1 साल बाद, और हर साल लगता रहेगा क्योंकि ये एनुअल मेंटेनेंस है। तो ये फ्रीक्वेंट एक्सपेंस है, ये ऐसा एक्सपेंस नहीं है कि शुरुआत में अगर नहीं हुआ तो आप प्लांट को यूज नहीं कर पाओगे, ये ऐसा एक्सपेंस नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 1 साल बाद करना है, अभी जब यूज करना था प्लांट को आपको खरीदने के बाद तो ये नहीं होगा आपका एक्सपेंस, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करोगे एक्विजिशन ऑफ प्लांट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा यही गया है कि कौन सा इंक्लूड नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो मैंने आपसे कहा था ना कि अकाउंट्स लॉजिकल है, अगर आप लॉजिक से समझोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और बहुत आराम से कर ले जाओगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 242 सबसेक्शन 40 which of the following statement is not included in the financial statements in relation to a company? अभी सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 क्या है? बेसिकली इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, और आपको मैंने ये पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, 5 बताई थी आपको। अब आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ए ऑप्शन, बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। भैया बैलेंस शीट तो होती है, बिल्कुल सही जवाब है ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है। क्वेश्चन ने पूछ रहा है विच इज नॉट, जहां पे क्रॉस टिक होगा वो आंसर होगा ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल होता है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता है भाई, कैश फ्लो आता है, फंड फ्लो नहीं आता है, कैश फ्लो आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। डी ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी आता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ये 5 चीज़ें आते हैं, देखो मैंने पीडीएफ में ले आया हूँ आपके लिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगी। क्या क्या आता है देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये 5 चीज़ें आती हैं। बाकी छोटी मोटी जो कंपनीज होती हैं वो हो सकता है कैश फ्लो वगैरह ना बनाए, उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है, बट ओवरऑल ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आपको बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ समरी ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल सही है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब आप पीएल अकाउंट बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है समरी ऑफ अकाउंट्स तो वो देगा ही ना आपको, सारे अकाउंट्स की समरी तो आपको देगा ही ना। बी ऑप्शन देखो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट्स। मैं पानी पीता हूँ, आप लोग आंसर बताओ तब तक इसका क्या आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है सिर्फ सही है, कि बी वाला स्टेटमेंट भी सही है, या दोनों में से कोई एक है, या दोनों सही है? तो जो उसका बी वाला ऑप्शन है ये भी सही है, और जो ए वाला ऑप्शन है, ए वाला स्टेटमेंट है वो भी सही है। इसका मतलब है आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप रिकॉर्डेड फैक्ट्स बोल सकते हो, क्योंकि आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो, तो वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स है, क्योंकि फैक्ट्स ही है। और क्या है वो, कोई आर्बिट्रेरी तो आपने बना नहीं दी है, सारे के सारे फैक्ट्स हैं। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5, एनुअल रिन्यूअल फी फॉर अ पेटेंट इज अ डैश। आपको बताना है कि एनुअल रिन्यूअल फीस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी बात मैंने आपसे कर ली थी पहले ही। ये हर साल एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो और हर साल कर रहे हो, रिन्यूअल फीस पे कर रहे हो।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं ना, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप करते हो डे टू डे ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए, जो आपकी प्रेजेंट कैपेसिटी है बिजनेस की उसको मेंटेन करने के लिए। बट जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो आप उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका थिएटर है, सिनेमा हॉल है, आपने उसमें नंबर ऑफ सीट्स और बढ़ा दी। अब अगर नंबर ऑफ सीट्स अगर आप उसमें बढ़ा दोगे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप अपनी फ्यूचर की इनकम बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप उसको हर दिन साफ करवाते हो, उस हॉल को, जो आपका हॉल है उसको हर दिन साफ कराते हो या हर महीने साफ कराते हो, ये कैसा एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप अपनी इनकम कैपेसिटी को बढ़ा नहीं रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो। क्योंकि साफ सुथरा रहेगा तभी तो लोग आएंगे, तो उसको आप मेंटेन कर रहे हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर सेक्शन 133? मैंने आपको शुरू में बताया था ये कि सेक्शन 133 के अंडर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है? जी नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड? नहीं। NFRA? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट? यस। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है? MCA के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। बात समझ में आती है? पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उसको नोटिफाई करता था ICI, बट अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों ही नोटिफाई करती है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेक्शन 129 के अंदर ही हमने 133 के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों ही स्टैंडर्ड्स नोटिफाई कौन करेगा? देखो लिखा है यहाँ पे MCA। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओहो, क्या मतलब इसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो PL अकाउंट में डेबिट में जाते हैं। दोनों का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इसीलिए है ना, क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसको आप PL अकाउंट में डालोगे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसको आप बैलेंस शीट में डालोगे। क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट हो जाएगा एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट हो जाएगा क्या? ये यही बताऊंगा। चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ लॉजिक क्या है। देखो ध्यान समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपने नहीं लिखा, लिखना चाहिए था बट आपने नहीं लिखा, तो आपने एक्सपेंसेस अपने भाई कम लिख दिए। तो एक्सपेंसेस कम कर दोगे तो भाई आपने प्रॉफिट कर दिया ओवर स्टेट, प्रॉफिट बढ़ा दिया। लॉजिकल है भाई, लॉजिकल है। अब अगर इस एक्सपेंसेस को आपने प्रॉफिट लॉस में ना लिखते हुए कहाँ डाल दिया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया है, मतलब कि बैलेंस शीट में डाल दिया है, असेट साइड में। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके असेट साइड में आएगा ना, मान लो हमने मशीनरी में डाल दिया है, तो आपने असेट को बढ़ा दिया है, असेट को बढ़ा दिया है, समझ रहे हो ना? प्रॉफिट भी बढ़ा दिया था क्योंकि एक्सपेंसेस कम कर दिए थे आपने, और असेट में डाल दिया तो भाई असेट भी बढ़ गए, तो आपका प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो गया और असेट्स भी आपका ओवर स्टेट हो गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो पहला तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा है अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट, तो ये आंसर नहीं है। बी ऑप्शन, अंडर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है अंडर स्टेटमेंट। सी ऑप्शन, ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट? जी नहीं। इंटरिम रिपोर्ट क्या होता है? वो रिपोर्ट्स जो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जाती हैं, और इसमें लिखा है क्या ओनली? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो क्वार्टरली भी जाती हैं, हाफ ईयरली भी जाती हैं, एनुअली भी जाती हैं। तो एनुअल रिपोर्ट भी है, सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट नहीं है, एनुअल रिपोर्ट भी है। तो पहला तो भैया इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज एनुअल रिकॉर्ड्स। हाँ, ये कह सकते हो आप, एनुअल रिकॉर्ड्स माना जाता है इनको टिपिकली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिक, ऑब्वियसली हम साल भर में जो पिछले साल हमने जो काम किया है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो हिस्टोरिक तो है ही है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे
हो सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पहले तो मैं आपको तीनों की डेफिनेशन दे देता हूँ। रियल अकाउंट वो सारे के सारे असेट अकाउंट हैं जो हम अकाउंट्स में यूज़ करते हैं। असेट अकाउंट मतलब जिनसे हम, जो पैसे से रिलेटेड है, जिनसे हमको पैसे मिलने वाले हैं या जो पैसा ही है अभी, जितने भी आपके कैश है, नहीं हाँ, और उसके बाद जो भी आपका समझ, कैश तो ही है, मशीनरी है, प्लांट है, प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट है, ये सारे के सारे रियल अकाउंट्स हैं आपके, सारे एसेट अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं भाई? नॉमिनल अकाउंट में आता है आपका इनकम अकाउंट्स भी आते हैं एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आते हैं। ये आपके हो गए भाई नॉमिनल अकाउंट, समझ में आ गई बात। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट वो सारे अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, भले वो रियल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, मतलब चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन मतलब डेटर, आपके क्रेडिटर, आपके शेयर होल्डर्स, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सन आपका बैंक, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एबीसी लिमिटेड, ये सब क्या है? ये सब आपके आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बात समझ में आ गई आपको? अब आपको बताना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। अरे मेरे को एक बात बताओ, शेयर अलॉटमेंट क्या रेफर कर रहे हो? जिनको आपने शेयर इशू किया होगा उसके पैसे को दिखा रहा है ना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि कितना पैसा उनसे लेना है हमें, या कितना पैसा अलॉटमेंट का हमें मिल गया है, यही तो रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक्चुअली में देखा जाए हम इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो अकाउंट उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पर्सनल अकाउंट डील विद द इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज और ग्रुप्स। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट रिसीवेबल, जो अमाउंट हमको मिलने वाला है शेयर होल्डर से, जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन है। इसलिए ये क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट है। समझ में आ गई बात ना? और एक और चीज़ ध्यान रखना कि जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, उसी तरह से सारे के सारे, जैसे एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, जितने आप शेयर में बनाते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज नोन एज व्हाट? जो नोन एज नहीं, इज शोन ऑन डैश। कहाँ शो करते हो आप? आपने शेयर्स को इशू कर दिया, फेस वैल्यू थे 10 रुपये, बट आपने सामने वाले शेयर होल्डर से पैसा ले लिया 15 रुपये, 5 रुपये आपने एक्स्ट्रा लिए हैं भाई, प्रीमियम लिया है, प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपने कहा एक्स्ट्रा पैसा दो, ये प्रीमियम कहाँ जाएगा? तो बड़ा इजी है, एक हमारे पास हेड होता है बैलेंस शीट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या होता है हेड, सब बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो ऑब्वियसली बात है ये रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। मैं आपको बैलेंस शीट, अभी आ गया बैलेंस शीट आएगी फिर दिखाऊंगा, मैं अभी के लिए बता देता हूँ आपको, ऐसे ही रफली बना देता हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड आपका क्या है? लाइबिलिटी है, और ये असेट है। ये शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं है, ये जनरल बैलेंस शीट है, वरना आजकल जो बनती है शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट, वो लाइबिलिटी ऊपर रहेगा, वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, और असेट नीचे रहता है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटीज़ में आपका क्या रहेगा? शेयर कैपिटल रहेगा, मतलब शेयर होल्डर्स फंड में सारी चीज़ें रहेंगी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही शेयर कैपिटल रहता है और रिजर्व एंड सरप्लस रहता है, तो ये लाइबिलिटी साइड में ही रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल्स 2015, व्हाट इज द नेट वर्थ requirement for unlisted companies to comply with the accounting standard? To comply with the Indian accounting standards। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो हम क्या समझने वाले हैं। अब आपको ये समझने वाले हो आप लोग कि कौन सी कंपनी में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा और कौन सी कंपनीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कौन सी कंपनी में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा और कौन सी कंपनीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, ये समझने वाले हैं आप। तो इसका आंसर देखने से पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। जैसे लिखा है कि जिन अनलिस्टेड कंपनीज, देखा अनलिस्टेड कंपनीज की बात हो रही ना, जिनका जो टर्नओवर है, यानी सॉरी नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ से ऊपर है, उनमें अप्लाई करोगे आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि 250 करोड़ से जिनका ऊपर है उनमें अप्लाई करोगे, कि 500 करोड़ से ऊपर है उनमें अप्लाई करोगे, या 750 करोड़ या उससे ऊपर है उनमें अप्लाई करना है आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आंसर तो इसका 250 करोड़ है, बट आंसर से ज़्यादा ज़रूरी इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या है?
पूरा डिस्क्रिप्शन को समझना, पूरे एक्सप्लेनेशन को समझना, ठीक है। तो देखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में अप्लाई करते हो, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी क्लासेस ऑफ कंपनीज जो रूल 4 में आती हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 के। मतलब एक रूल आया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015, इसके अंदर ये लिखा गया कि किन कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पे। बात समझ में आ रही है? एक रूल है हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, इसमें लिखा गया है, और उसमें क्या लिखा गया है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं वो हम बात करेंगे। अभी ओवरऑल लॉजिक समझो। तो इन सारी कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अब जो कंपनीज इन रूल्स में जिनके बारे में नहीं लिखा गया है वो अप्लाई करेंगी नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने बताया था ना, दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो कंपनीज अप्लाई करेंगी जो रूल 4 के अंडर आती हैं। जो रूल 4 के अंडर नहीं आती हैं वो सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगी। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर कौन सी कंपनीज हैं ऐसी जो रूल 4 के अंडर आती हैं जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। इसके बारे में बात करते हैं, जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। तो वो ये कंपनीज हैं, देखो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एज पर दी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। पहला पॉइंट तो बड़ा सिंपल है कि कोई भी कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी कंप्लाई कर सकती है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। 2015 के बाद कोई भी कंपनी वॉलंटरली अपने आप से, लेकिन मैंडेटरी किसके लिए है वो सेकंड पॉइंट से स्टार्ट होगा। सेकंड पॉइंट पे देखो क्या कह रहा है, ऐसी कंपनीज जिनका इक्विटी और डेट लिस्टेड हैं, जो लिस्टेड कंपनी है, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस यूज करना है। क्या यूज करना है? इंड एएस यूज करना है। थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज क्या है? ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज जो लिस्टेड तो नहीं है बट जिनकी नेट वर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ऊपर है, उसको भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी एनबीएफसीज जो लिस्टेड हैं या जो लिस्ट होने वाली हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। या फिर ऐसी एनबीएफसीज जो अनलिस्टेड हैं पर जिनका नेटवर्थ अगेन 250 करोड़ के ऊपर है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट है मैं रिवाइज करा देता हूँ। वो सारी कंपनी जो लिस्टेड हैं, ठीक है, या फिर लिस्ट होने के प्रोसेस में है स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे वो फॉरेन का स्टॉक एक्सचेंज हो, उनको इंड एएस यूज करना है। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, मतलब जो अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है या 250 करोड़ है, उनको भी अप्लाई करना है। फोर्थ टाइप ऑफ कंपनीज एनबीएफसीज जो लिस्टेड हैं या जो लिस्ट होने वाली हैं आउटसाइड इंडिया या इंडिया में, उनको भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना है। और एनबीएफसीज अगेन जो लिस्टेड नहीं है पर जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, इन सबको यूज करना है। अगला क्वेश्चन अब आप लोग बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है। मैंने आपको बता दिया ना किसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना है, किसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना है। लास्ट क्वेश्चन में वो आपको समझ में आ गया, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी इसीलिए बी था, 250 करोड़ और मोर, क्योंकि यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी की बात हुई थी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ रहा है कौन सी एंटिटीज को स्केड्यूल 3 यूज करना पड़ेगा। अब स्केड्यूल 3 तो सबको यूज करना पड़ता है जो हमने पढ़ा था, लेकिन कौन सी कंपनीज स्केड्यूल 3 डिवीजन 3 में आती हैं, 3 नहीं डिवीजन 2 में आती है। मैंने आपको बताया था ना, स्केड्यूल 3 हमें फॉर्मेट देता है पीएल अकाउंट का और हमें फॉर्मेट देता है बैलेंस शीट का। तो ये जो फॉर्मेट्स होते हैं ये भी अलग अलग डिवीजन कंपनी के लिए अलग अलग होता है, डिवीजन 1 के लिए, डिवीजन 2 के लिए, डिवीजन 3 के लिए। अब डिवीजन 1 में कौन सी कंपनीज आती हैं, डिवीजन 2 में कौन सी कंपनीज आती हैं, डिवीजन 3 में कौन सी कंपनीज आती हैं, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और स्पेसिफिकली पूछ रहा है डिवीजन 2 के बारे में कि कौन सी डिवीजन 2 की कंपनी है बताओ, क्योंकि डिवीजन 2 की कंपनी होगी तो डिवीजन 2 स्केड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन है एनबीएफसी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बी ऑप्शन इज सब्सिडरीज ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 200 करोड़। अभी आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे होंगे, वैसे मैं आपको बता दूं ए भी ऑप्शन नहीं है, बी भी सही आंसर नहीं है, और सी लिखा है पार्टनरशिप फर्म नेटवर्थ 500 करोड़, ये भी ऑप्शन नहीं है।
अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। डिवीजन 2 कंपनीज में वो सारी कंपनीज आती हैं, वो सारी की सारी एनबीएफसी नहीं आती हैं, वो सारी कंपनीज आती हैं जो इंडिया में लिस्टेड हैं और जो आउटसाइड इंडिया लिस्टेड हैं। नज़दाक क्या है? नज़दाक एक फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका का, यूएसए का। तो अगर कंपनीज यहाँ लिस्टेड हैं, ठीक है, हमारी कंपनी इंडियन कंपनी बाहर अगर लिस्टेड है तो वो डिवीजन 2 में आएगा। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बट अगेन इस क्वेश्चन में आंसर से ज़्यादा आपको ये समझने की जरूरत है कि डिवीजन 1 में कौन सी कंपनीज आती हैं, डिवीजन 2 में और डिवीजन 3 में। इसके बारे में बात करते हैं भाई। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डिवीजन 1 में वो सारी कंपनीज आएंगी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही थी। अब वापस से चलो उस स्लाइड पे जो हमने पढ़ा था, ये स्लाइड याद आया कुछ? ये वो स्लाइड थी जिस स्लाइड में ये लिखा हुआ था कि किन कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना है, इंड एएस। तो ये सारी कंपनीज जिनको इंड एएस अप्लाई करना है वो डिवीजन 1 में नहीं आएगी, वो डिवीजन 1 में नहीं आएगी, क्योंकि डिवीजन 1 में वो कंपनीज आ रही हैं जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना है। तो सर डिवीजन 2 में क्या आएगी? डिवीजन 2 में आएगी वो सारी कंपनीज जिनको इंड एएस यूज करना है। ये जो यहां लिखी हुई हैं कंपनीज जिनको इंड एएस यूज करना है वो आएंगी डिवीजन 2 में। अब आप पूछेंगे सर तो डिवीजन 3 में क्या बचा? फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया डिवीजन 2 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए डिवीजन 1 में, जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है वो डिवीजन 1 कंपनीज है। डिवीजन 3 में क्या आएगा? डिवीजन 3 में आएगी एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, जिनको इंड एएस यूज तो करना था, जिनको इंड एएस यूज तो करना था, पर वो एनबीएफसीज थी, मतलब ये जो लिखा है ना यहाँ एनबीएफसीज, ये सारी डिवीजन 3 की हैं। इनको छोड़ के जो सेकंड और थर्ड पॉइंट बचा ये डिवीजन 2 की है, और डिवीजन 3 शेड्यूल 3 वाली ये है, लास्ट वाली एनबीएफसीज वाली। और डिवीजन 1 तो ईजी है, जो इनमें कहीं नहीं आ रही हैं वो डिवीजन 1 की हैं, क्योंकि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना है। समझ में आया आप क्वेश्चन? अब तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ऐसी कंपनीज जो नज़दाक में लिस्टेड हैं या जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। एनबीएफसी वाला आंसर इसलिए नहीं था क्योंकि वो डिवीजन 2 में आएगी नहीं, क्योंकि वो डिवीजन 3 में आएगा, तो ये क्रॉस हो गया। बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं था? क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है, हैविंग नेटवर्थ ऑफ 200 करोड़। याद करो हमने भी पढ़ा था, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उसके ऊपर होगी उसी को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना है। तो डिवीजन 2 में ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको यूज नहीं करना है। फिर आ गया पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने कंपनीज की बात की थी, नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, इसका मतलब नहीं। पार्टनरशिप फर्म को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज नहीं करने होते हैं, तो डिवीजन 2 में ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये कंपनी नहीं है ना, ये फर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ सेल्स आर 2000 एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25%, देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी व्हाट? न्यूमेरिकल है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है। देखो कॉस्ट को मान लो x, सीधी सी बात है। कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड करते हो, प्रॉफिट कितना है? 25% है, तो क्या आता है भाई? सेल्स आता है। तो x प्लस x बाई 4 करोगे, 25% इज 1/4, तो 2000 आपका आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 4 इंटू 2000 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 5। ट्रांसपोज तो कर लोगे ना, ये बच्चों वाली मैथमेटिक्स जो है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 5 4 20, तो 400 इंटू 4 इज 1600। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1600। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं तो बताने वाला। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जो कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो भाई सेलिंग प्राइस आ जाता है ना, उसी से कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी रिकॉर्डेड अंडर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट? इसको आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लिखोगे बैलेंस शीट के। ट्रेड पेबल नहीं, ट्रेड पेबल आपका करंट लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं होती। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो होती है जो आपको 1 साल से ज़्यादा साल तक वापस करनी है, पे करनी पड़ेगी, 1 साल से आगे टाइम तक पे करती रहनी पड़ेगी। डिबेंचर्स होती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, क्योंकि डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म्स के लिए आप इशू करते हो। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, उसको आप एज अ कंपनी ये डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हो और उधार ले लेते हो, और इनके पैसे वापस करोगे बहुत टाइम बाद, 10-15 साल या 5 साल में आप इसको पैसे वापस कर दोगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डिविडेंड पेबल नहीं होता है, शॉर्ट टर्म डेट तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, तो आंसर है इसका डिबेंचर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के हिसाब से,
डिवीजन 1 कंपनीज के लिए। ये आपको रट्टा मारना है, ये आपको याद करना है। देखो इक्विटी लायबिलिटी है और उसी के नीचे असेट होता है। ये साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी इसलिए साइड में लिखा है, पर ये है एक के एक नीचे होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक, देखो इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड आ गया, लायबिलिटी में क्या आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। असेट में क्या आ गया, नॉन करंट असेट और करंट असेट। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग मुझे सब आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। वीडियो तो आप देखोगे, वीडियो पॉज करना तब मुझे आंसर करना है इसका। सोल्यूशन नहीं देखना आपको, ठीक है, चीटिंग नहीं करना। सोल्यूशन दिया हुआ है पर चीटिंग नहीं करोगे, अपने आप सोचोगे फिर आंसर मुझे देना। बेसिकली मुझे सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, मुझे आपसे ये चाहिए कि इसका आंसर जो आप बताओगे वो क्यों बताओगे, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना। भले आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो उसमें लिखा हुआ है, बट उसको क्यों है, मुझे लॉजिक समझना है उसका आपसे। इसका आंसर जो भी है वो क्यों है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया लॉजिक के साथ। फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा कि आपने जो आंसर दिया है, जो आपने लॉजिक दिया है, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका लॉजिक ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ चीज़ें आती थी और याद करो ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ चीज़ें लिखी रहती थी अलग से, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका लॉजिक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, आंसर तो आपको मिल जाएगा बट इसका लॉजिक देना है। अब आपको अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए टाइम आ गया आपको कि आप टेस्ट सीरीज अवेल कर लीजिए। एडोटाइप आपको ऑफर कर रहा है टेस्ट सीरीज हर एक कंपोनेंट की। हाँ, लेकिन अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो है कंफर्टेबल आप लग सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंटेंसी वगैरह हो गए, लेबर लॉ, सिक्योरिटी लॉज, ये स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं जो सीएससी का पार्ट नहीं होते हैं, उसके लिए आपके लिए ये कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज। इसमें आपको हम अकाउंटेंसी, लेबर लॉ, सिक्योरिटी लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आप कोर्स ले सकते हो। इसमें आप वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्विजेज भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए खाली। बाकी जो आपने सीएससी में पढ़ रखा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो मास्टर कोर्स आपके लिए है, वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग, क्विजेज, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा सारे कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो बस अब आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे, मुझे नीचे बता देना लेकिन कमेंट सेक्शन में कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपकी मैंने कितनी हेल्प की। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर, आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, थैंक यू करना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।